वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैटालिसिस। साथ में हम देखेंगे कैटलिस्ट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि पॉजिटिव कैटालिस्ट्स क्या होते हैं और नेगेटिव कैटालिस्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए चलते हैं कैटालिसिस की तरफ। वर्ड कैटालिसिस दिया था सबसे पहले बर्ज़िलियस ने इन 1836 और उसने कैटालिसिस को ऐसे डिफाइन किया कि इट इज़ ए फिनोमिनन इन विच प्रेजेंस ऑफ ए फॉरेन सब्सटेंस कुड इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप इन दैट रिएक्शन। यानी ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय एडिंग सम फॉरेन सब्सटेंस, और वो फॉरेन सब्सटेंस खुद रिएक्शन में यूज़ नहीं होती है, या मैं बोलूँगा कि वो वहाँ पे कंज्यूम नहीं होती वो सब्सटेंस। यूज्ड अप का मतलब रहता है कंज्यूम, यानी कंज्यूम नहीं होता। यूज तो होता है लेकिन यूज्ड अप नहीं होता, यानी कंज्यूम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल KClO3 को अगर हम हीट करेंगे, ये बनाता है KCl प्लस थ्राइस O2। ये एक स्लो रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन। लेकिन अगर हम इसमें MnO2 डालेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो ये जो सब्सटेंस हमने डाली स्मॉल अमाउंट में, इसको हम कह सकते हैं कैटालिस्ट, क्योंकि ये जो सब्सटेंस है ये यहाँ पे कंज्यूम नहीं होता, यूज्ड नहीं होता, यूज्ड अप नहीं होता है। ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, यानी रिएक्शन को फास्ट करा देता है। इसको कह सकते हैं हम कैटलिस्ट, और इस फिनोमेनन को हम कह सकते हैं कैटालिसिस, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने का एक तरीका बाय एडिंग सम फॉरेन सब्सटेंस। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कैटलिस्ट क्या है, तो कैटलिस्ट ये फॉरेन सब्सटेंस है, यानी वो फॉरेन सब्सटेंस या वो सब्सटेंस जो एक रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है लेकिन खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, यानी रिएक्शन का वो पार्ट नहीं होता है। लेकिन बाद में देखा गया कि कुछ कैटलिस्ट्स रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी करते हैं, और ये रिपोर्ट भी किया गया। तो इसका मतलब हमारे पास में दो तरह के कैटलिस्ट्स हैं, कुछ जो रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, कुछ जो रेट को डिक्रीज कर सकते हैं। तो फिर हमें ये डेफिनेशन मॉडिफाई करनी पड़ेगी। तो एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन दी गई, उस डेफिनेशन के अनुसार, या मैं बोल सकता हूँ उसके मुताबिक, कैटलिस्ट एक ऐसी सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन दैट रिएक्शन। या मैं कह सकता हूँ कैटलिस्ट एक ऐसी सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, यानी वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, लेकिन खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, वो रिएक्शन का पार्ट नहीं रहता, वो सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करा देता है। वो ना तो रिएक्टेंट बनता है और ना ही वो प्रोडक्ट होता है। तो इसके मुताबिक फिर जो कैटलिस्ट है हमारे पास में वो दो तरह के हैं। एक वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, दूसरा जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। वो कैटलिस्ट जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं, विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, उनको हम कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट्स। और ऐसी कैटालिसिस को हम कहते हैं पॉजिटिव कैटालिसिस। और ऐसे कैटलिस्ट्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट्स। और ऐसे फिनोमेनन को, ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे नेगेटिव कैटालिसिस। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट्स रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं SO2 का ऑक्सीडेशन करा देता हूँ SO3 में, तो इस रिएक्शन के लिए V2O5 एक कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। SO2 ऑक्सीडाइज होता है और SO3 बनाता है। ये रिएक्शन खुद भी हो सकती है, लेकिन अगर इसमें V2O5 डालेंगे तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो फिर मैं ये कहूँगा कि V2O5 एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है, क्योंकि इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गई। इसी तरह से हैबर्स प्रोसेस में, जहाँ पे हम नाइट्रोजन प्लस थ्राइस हाइड्रोजन मिला देते हैं और वो बनाता है अमोनिया, जब हम उसमें आयरन डालते हैं तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो फिर यहाँ पे आयरन यानी Fe एक्ट करता है एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। इसी तरह से अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई KClO3 हीट करने से डिकम्पोज हो जाता है और बनाता है KCl प्लस
MnO2 यानी ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन में थोड़ा सा MnO2 डालेंगे तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो फिर मैं V2O5, Fe और MnO2 को इन रिएक्शंस के लिए बोल सकता हूँ कि दीज आर पॉजिटिव कैटलिस्ट्स। और ये जो फिनोमिनन है, ये जो हमने यहाँ पे प्रोसेस किया, रिएक्शन का रेट इंक्रीज किया, ऐसे फिनोमिनन को बोल सकता हूँ मैं पॉजिटिव कैटलिसिस। लेकिन कुछ ऐसे भी कैटलिस्ट हैं जिनकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर हम रखेंगे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे भी तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है और बनाता है वाटर प्लस O2। लेकिन अगर आप इसमें एस्टेनोलाइट डालेंगे या यूरिया डालेंगे इसमें तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है, यानी ये जल्दी नहीं होता। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म ऑटोमेटिकली ऑक्सीडाइज हो जाता है और बनाता है फॉस्जीन। फॉस्जीन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और हम नहीं चाहेंगे कि ये फॉस्जीन इसमें बने। तो फिर क्या करते हैं हम इसमें थोड़ा सा इथेनॉल डालते हैं। इथेनॉल डालने की वजह से ये रिएक्शन जो है, ये जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म टू फॉस्जीन, ये स्लो हो जाता है। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ एस्टेनोलाइड इस रिएक्शन के लिए और इथेनॉल इस रिएक्शन के लिए एक नेगेटिव कैटलिस्ट्स है। दीज आर नेगेटिव कैटलिस्ट्स। और ये जो फिनोमिनन है रिएक्शन को स्लो डाउन करने का, इनको मैं बोल सकता हूँ कि दीज आर नेगेटिव कैटलिसिस या एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव कैटलिसिस। इसी तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हम नेगेटिव कैटलिसिस क्यों करते हैं या नेगेटिव कैटलिस्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं? एक्चुअली नेगेटिव कैटलिस्ट का काम होता है एज प्रिजर्वेटिव काम करना, या मैं कह सकता हूँ वी कैन यूज़ देम एज प्रिजर्वेटिव्स। फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म को बचाने के लिए उसमें इथेनॉल डालेंगे तो वो जल्दी फॉस्जीन में कन्वर्ट नहीं होगा, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बचाने के लिए उसमें थोड़ा सा एस्टेनोलाइट डाल देंगे या यूरिया डाल देंगे तो उसका डिकम्पोजिशन रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा, यानी वो बच जाएगा। इसी तरह से आपने नाम सुना होगा टेट्रा इथाइल लेड का, TEL। ये एज एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ किया जाता है पेट्रोल में या गाड़ियों में बोल सकता हूँ। इसका काम है फास्ट कंबशन को स्लो करना। पेट्रोल का जो कंबशन है उसको स्लो डाउन करता है और वो क्रैकिंग से और एक्सप्लोजिव कंबशन से हमें बचाता है। तो इसका मतलब नेगेटिव कैटलिस्ट का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट के बाद में हम और एक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, उसे हम कहते हैं ऑटो कैटलिसिस। ऑटो कैटलिस्ट का मतलब रहता है जब एक रिएक्शन में कोई भी एक प्रोडक्ट, रिएक्शन का कोई भी एक प्रोडक्ट एज कैटलिस्ट काम करे तो उसे हम कहते हैं ऑटो कैटलिसिस। यानी जब प्रोडक्ट ही एज कैटलिस्ट एक्ट करे, प्रोडक्ट ही रिएक्शन को फास्ट करा दे तो उसे हम कहते हैं ऑटो कैटलिसिस। फॉर एग्जांपल अगर हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर में तो ये बना देता है एसिड प्लस अल्कोहल। और आपको याद होगा एस्टर हाइड्रोलिसिस जो है ये हम फास्ट करा सकते हैं बाय एडिंग सम एसिड। फॉर एग्जांपल हमने HCl डाल दिया, H2SO4 डाल दिया तो इसका हाइड्रोलिसिस फास्ट हो जाता है। अब मान लीजिए हमने एसिड नहीं डाला, एस्टर वाटर में डाला तो वो स्लो हाइड्रोलिसिस हो जाती है उसकी। ये बनाता है एसिटिक एसिड, ये भी तो एसिड ही है। तो दिस एसिड कैन कैटलाइज दिस रिएक्शन। तो इसका मतलब इस रिएक्शन का अपना ही प्रोडक्ट इसको कैटलाइज करता है। इसे हम कहेंगे फिर ये ऑटो कैटलिस्ट है और इस फिनोमिनन को कहेंगे हम ऑटो कैटलिसिस। इसी तरह से आपने ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड देखा होगा। अगर हम ऑक्जेलिक एसिड को एसिडिक KMnO4 के साथ ट्रीट करेंगे, या मैं थ्राइस KMnO4 प्लस ट्वाइस KMnO4 प्लस थ्राइस H2SO4 ऑक्जेलिक एसिड के साथ डाल दूँ, थोड़ा सा हीट करेंगे इसको, या अगर आप रूम टेम्परेचर पे भी लेंगे तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है। पहले तो स्लो हो जाती है, लेकिन जब थोड़ी सी रिएक्शन हो गई तो उसके बाद में ये तुरंत रिएक्शन हो जाती है। पहले स्लो होती है फिर फास्ट। फास्ट क्यों होती है? क्योंकि जब ये रिएक्शन हो जाती है तो ये प्रोडक्ट बनाता है K2SO4 प्लस 10 टाइम्स CO2 प्लस 8 टाइम्स H2O और साथ में ही बनाता है MnSO4 ट्वाइस। जब ये MnSO4 बन जाता है तो MnSO4 का जो Mn2 पॉजिटिव है वो इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन का अपना ही प्रोडक्ट कैटलिस्ट के तौर पे यहाँ पे काम करता है। तो फिर मैं कह सकता हूँ ये जो MnSO4 है या Mn2 पॉजिटिव है जो इससे निकलता है
वो एक्ट करता है एज ऑटो कैटलिस्ट, यानी सेल्फ कैटालिसिस करता है, वो खुद की रिएक्शन को खुद ही कैटलाइज करता है, उसे हम कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो मीन सेल्फ। अब इसके बाद में ये तो हमने देखे 3 तरह के कैटलिस्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव और ऑटो कैटलिस्ट या कैटालिसिस। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट्स क्या होते हैं, कैटलिस्ट में क्या खुसूसियात रहती हैं, तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट में सबसे पहली बात जो है, जो कैटलिस्ट है इट रिमेन्स अनचेंज्ड इन मास एंड कंपोजिशन। देखो इसका जो फिजिकल नेचर वो चेंज हो सकता है, फॉर एग्जांपल इसकी शेप साइज चेंज हो सकता है कैटलिस्ट की, लेकिन उसका मास और कंपोजिशन रिएक्शन ख़त्म होने के बाद में भी सेम ही रहता है, वो मास या उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल हेबर्स प्रोसेस में अगर हम आयरन लेंगे तो लास्ट में जितना हमने स्टार्टिंग में आयरन लिया था उतना ही लास्ट में भी वो आयरन मिलेगा, लेकिन हो सकता है उसका साइज़ रिड्यूस हुआ होगा या बढ़ गया होगा, लेकिन जो मास और कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगा। जितने ग्राम हमने Fe पहले डाले होंगे उतना ही हमें लास्ट में मिलेगा, और हमें Fe के बदले में Fe ही मिलेगा, यानी आयरन के बदले में आयरन ही मिलेगा, उसका कोई दूसरा कंपाउंड नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जब भी हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं तो हम कैटलिस्ट स्मॉल अमाउंट्स में लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन लेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड की डिकम्पोजिशन के लिए अगर हमारे पास 10⁸ लीटर्स होंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो उसके लिए 1 ग्राम मास ऑफ प्लेटिनम काफ़ी इसको कैटलाइज कराने के लिए, यानी इतने लीटर्स के लिए सिर्फ 1 ग्राम प्लेटिनम सफिशेंट है। तो स्मॉल क्वांटिटीज़ में कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी एक बात, कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मान लीजिए आपके पास में एक A+B है, वो देता है आपको C+D, तो कैटलिस्ट जो है वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकता, ना तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ा सकता, यानी ना तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा पुश कर सकता, ना बैकवर्ड, बल्कि क्या करता है वो रिएक्शन को फास्ट करता है, वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। पोजीशन चेंज होने का मतलब प्रोडक्ट्स का रेशो और रिएक्टेंट्स का रेशो चेंज होना, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करा देता है, बाकी जितना प्रोडक्ट बनना होता है उतना ही बनता है। ठीक है। उसके बाद में कैटलिस्ट का जो नेचर रहता है वो स्पेसिफिक रहता है, और वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनेशन करेंगे, हाइड्रोजन के साथ में इसका रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो आपको मिलेगा मीथेन प्लस H2O। तो ये जो निकल है ये इस रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, लेकिन अगर आपने निकल चेंज किया उसके बदले में कॉपर लगाया तो ये रिएक्शन नहीं होगी, फिर ये कॉपर जो है दूसरी कोई रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, और जो दूसरी रिएक्शन है वहाँ पे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिला के मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह से अगर आप इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड डालेंगे तो आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि कोई अलग प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज़ मिथेनॉल। क्योंकि जिंक ऑक्साइड जो है ये मिथेनॉल की प्रोडक्शन को कैटलाइज करता है, और निकल मीथेन फॉर्मेशन को कैटलाइज करता है, ये इसको कैटलाइज करता है। तो इसका मतलब हर एक रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट रहता है, और कैटलिस्ट की एक खास फंक्शन रहती है, उसका एक खास काम रहता है। कैटलिस्ट पाथ ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, वो प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर सकता, या वो हर एक रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता। मान लीजिए निकल जो है ये इस रिएक्शन के लिए फिजिबल है, कॉपर इस रिएक्शन के लिए, और जिंक इसके लिए। यहाँ पे रिएक्टेंट तो सेम है, लेकिन निकल की वजह से ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है, और कॉपर की वजह से ये फास्ट हो जाती है, जबकि जिंक की वजह से ये फास्ट हो जाती है। यानी आप कैटलिस्ट चेंज करेंगे तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स कैटलाइज होके मिल जाएंगे, फास्ट मिल जाएंगे। क्लियर? शाबाश। तीसरी बात, पांचवा पॉइंट जो है इसमें, पांचवा पॉइंट ये है कि कैटलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन। ये जनरली कहा जाता है, लेकिन इसके ऊपर बहस है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कैटलिस्ट जो है रिएक्शन को स्टार्ट भी कर सकता है, लेकिन इन जनरलाइज्ड फॉर्म अगर मैं कहूँ तो कैटलिस्ट वही रिएक्शन फास्ट करा देता है जो रिएक्शन थर्मोडाइनमिकली पॉसिबल होगा,
जो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है उस रिएक्शन को कैटलिस्ट की कोई मदद नहीं मिलती, कैटलिस्ट की वजह से वो रिएक्शन नहीं होता। ये बात याद रखना, यानी जो थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल है वही रिएक्शंस कैटलिस्ट की वजह से फास्ट हो जाती हैं। कैटलिस्ट खुद से कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता। छठा पॉइंट, हर एक कैटलिस्ट के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम्स भी कैटलिस्ट्स हैं, दीज आर कॉल्ड बायो कैटलिस्ट्स, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज जहाँ पे उनकी फंक्शन, उनकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा रहती है, वो है 35 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। इस रेंज में एंजाइम्स सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इसी तरह से जितने भी कैटलिस्ट्स हैं उनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज रहता है जहाँ पे उनकी एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है, और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये बात याद रखना। तो हर एक कैटलिस्ट का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है। उसके बाद में एक्शन ऑफ प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। कैटलिस्ट में कुछ चीज़ें ऐड करने से उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और जिन चीज़ों की वजह से कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है उनको हम कहते हैं कैटलिस्ट प्रमोटर्स। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं, केमिकल्स ऐसे भी हैं जिनकी वजह से कैटलिस्ट की एक्टिविटी घट जाती है, कम हो जाती है। ऐसी कैटलिस्ट को हम कहते हैं, ऐसी सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कैटलिस्ट पॉइजन्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप हैबर्स प्रोसेस लेते हैं जहाँ पे आप अमोनिया बनाते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, उसमें आयरन एज कैटलिस्ट है, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा मॉलिब्डेनम डालेंगे आयरन में तो आयरन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि मॉलिब्डेनम की वजह से आयरन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मॉलिब्डेनम खुद कैटलिस्ट नहीं है, लेकिन ये आयरन कैटलिस्ट की एफिशिएंसी बढ़ा देता है हैबर्स प्रोसेस में। इसी तरह से कुछ सब्सटेंसेस ऐसी हैं जिनकी वजह से एफिशिएंसी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये रिएक्शन ले लूँ, हाइड्रोजनेशन ऑफ ईथीन, ठीक है, ये निकल या कॉपर की वजह से सपोज आपने किया तो आपको मिलेगा ईथेन। अगर आपने कॉपर में थोड़ा सा Hg डाल दिया, मरकरी डाल दिया, तो कॉपर की जो एफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ फिर ये जो Hg है ये कॉपर की एक्टिविटी को कम करता है, तो ये इट इज़ कॉल्ड पॉइजन, कैटलिस्ट पॉइजन। ये इस कॉपर कैटलिस्ट के लिए पॉइजन है, या मैं कह सकता हूँ इसको कैटलिस्ट इनहिबिटर। ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रोक देता है, कम करता है, इनहिबिट करता है। तो ये था कैटलिस्ट प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट्स। इस कैटलिस्ट पॉइजन और कैटलिस्ट प्रमोटर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज यहाँ तक कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और बाकी आपके फ्रेंड्स के साथ में भी इन लेक्चर्स को शेयर किया करो। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।